हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना यूपीएसआई के लिए एक ये जीएस और मूल विधि का कुछ हम एमसीक्यू देखेंगे, जो कि इसमें दोनों चीज़ें कवर होंगी, आपकी जीएस भी और जो मूल विधि का सेक्शन होगा वो कवर किया जाएगा। ये हमारा आपका आज का पहला लेक्चर है और हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ये जो दिया गया है प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। ये 2021 का जो यूपीएसआई हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं केंद्रीय कानून मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है हमारा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, भारत के राष्ट्रपति। किसके पास अधिकार है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है। और इसका जो है जो अनुच्छेद है आपका, यानी कि जो आपका आर्टिकल है वह कौन सा है, 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों के लिए क्या कर सकते हैं, एक जांच आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर जो हमारा है वो 2 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा धारा बी के तहत किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। किस स्थिति में आदेश नहीं दिया जाएगा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत। और उसकी धारा 5B, धारा कौन सी, धारा 5B की बात कर रहे हैं। इसके तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने का आदेश नहीं दिया जाएगा। कब तक नहीं दिया जाएगा, बशर्ते, यानी क्या पहला ऑप्शन है उस दूसरे राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सहमति हो, ये ऑप्शन। दूसरा, सक्षम मजिस्ट्रेट की सहमति हो जिससे इसके लिए अधिकृत किया गया है, सी ऑप्शन। और दूसरे राज्य की सरकार की सहमति हो, निरुद्ध करने वाले राज्य के मानवाधिकार आयोग की सहमति हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति हो। क्या होगा, उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति हो। ये ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो आपका है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, कौन सा, 1980 की धारा 5B ये कहती है कि किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की शक्ति राज्य सरकार देती है। हालांकि यह प्रावधान ऐसा है कि कोई भी आदेश दूसरे राज्य की सरकार की सहमति के बिना नहीं दिया जा सकता। यानी अगर मान लीजिए ए राज्य से हमको बी राज्य में किसी व्यक्ति को भेजना है तो हमारी बी राज्य की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। और ये राज्य सरकारें ही ऐसा करती हैं। ये अधिनियम कौन सा, 1980। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न हमारा ये आपका हिस्ट्री से है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे, ये भी पूछा गया हुआ यूपीएसआई 2021 का ही प्रश्न है। जितने सारे प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ ये 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे, तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक पहला ऑप्शन है तेनाली रामकृष्ण, हरिसेन, वररुचि या कालिदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, हरिसेन। सही आंसर क्या हो जाएगा, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति ये है कहाँ पर आपका, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पर है आपका, ये इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में माना जाता है। कहाँ पर, इलाहाबाद। इसे दूसरा नाम बताते हैं इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। ये समुद्रगुप्त जो आपके राजा थे, समुद्रगुप्त, और इनके दरबार में एक कवि और मंत्री थे। उनको कवि और मंत्री कौन, हरिसेन।
ये कवि और मंत्री थे, इन्हीं के द्वारा ये रचित किया गया था। ठीक है, विशेष रूप से इसमें समुद्रगुप्त के शासनकाल और सैन्य विजय के बारे में जानकारी मिलती है। जो शासनकाल और सैन्य विजय के बारे में जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं 4 की तरफ। 4 प्रश्न है हमारा, फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था? तो किस वर्ष निर्दिष्ट किया गया था? 1986 में या 90, 65, 85? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1986 में निर्दिष्ट किया गया था। ये किसके द्वारा? मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित। किसने बनवाया है फतेहपुर सीकरी का? जो आपका कौन है ये? मुगल सम्राट अकबर। ये किससे रिलेटेड है आपका? अकबर के द्वारा। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी, जिसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ये यूपी में, कहाँ पर है आपका? यूपी में। ठीक, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 5 है, इस प्रश्न को हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा इसके पहले अगर कोई वीडियो देखे होंगे तो उसमें आया है। आपको ये बताना है कि न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का जो मामला था वो किससे संबंधित था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस ईयर का है, इसका ईयर कौन सा था, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि कौन से साल का ये आया था। ये प्रश्न क्या था कि ये किससे संबंधित था? नंबर 1, निराश्रितों की आजीविका का अधिकार। नंबर 2, मताधिकार। फुटपाथ पर रहने वालों को आश्रय का अधिकार। और व्यक्तियों को निजता का अधिकार। किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था आपका व्यक्तियों की निजता का अधिकार से संबंधित था, के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मामला। हमने एक वीडियो बनाया था, इसके पहले पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स के जो 4-5 पार्ट पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये चारों कवर हैं, तो आपको वहीं से बताना है। उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, वो करंट अफेयर्स की काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, यूपी पीसीएस का, हमारे हर एक वीडियो से एक क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है। यहाँ तक कि मैंने 2 शॉर्ट डाले थे छोटे छोटे, वहाँ से भी दोनों शॉर्ट से एक एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए, वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि फुटपाथ पर आश्रय का अधिकार कहाँ से है, मताधिकार और निराश्रितों को आजीविका का अधिकार। ठीक है, ये 2 उसमें कवर है और इसका ईयर कवर है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं कि ये आपका भारत संघ का मामला व्यक्तियों की निजता के अधिकार के तहत संबंधित था। और इसमें क्या था, एक सेकंड, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। आपका ये आर्टिकल 21 के तहत, यानी कि आर्टिकल 21 के तहत जो आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका यह एक अभिन्न अंग है। ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत ही व्यक्तियों को निजता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, वो ये कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत जारी किया गया प्रशिक्षण लाइसेंस जो कानून के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा, लाइसेंस जारी होने की तारीख से कितने समय के लिए प्रभावी होगा? अभी मैंने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और काफ़ी मशक्क़त के बाद वो बन कर के आ गया। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट ही दिया था, वहाँ जाना नहीं पड़ा था। तो ये बताना है कि ये कितने समय के लिए प्रभावी रहेगा, 6 महीने की अवधि के लिए, 3 महीने की अवधि के लिए, 1 वर्ष की अवधि के लिए या 11 महीने की अवधि के लिए? तो इसका सही आंसर है आपका 6 महीने की अवधि के लिए। कितने समय के लिए? 6 महीने की अवधि के लिए। ठीक है, ये मोटरयान अधिनियम 1988, ये ज़रूर आप याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, डैश के मामले में विदेशी मुद्रा की भौतिक सुपुर्दगी होनी चाहिए? वायदा बाजार में, हाजिर स्पॉट बाजार में, ऑप्शंस बाजार में या भावी नहीं? ये तो गलत लिख गया, भावी है। ठीक है, भावी नहीं है। एक सेकेंड, इसको हटा देता हूँ।
ये भावी सट्टा यानी कि फ्यूचर्स बाजार में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, हाजिर स्पॉट बाजार में भौतिक सुपुर्दगी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ये आप देखिए ये होता क्या है। तो ये हाजिर स्पॉट बाज़ार क्या होता है, वह बाज़ार होता है जहां वित्तीय साधनों का या कमोडिटीज़ का तुरंत आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि तुरंत, इसमें क्या होता है आपका, तुरंत होता है आदान प्रदान किस चीज़ का, या तो कोई कमोडिटीज़ हो या वित्तीय साधन हो। यानी कि ऐसा बाज़ार जहाँ पर वित्तीय साधनों का तुरंत आदान प्रदान किया जाता है, उसको जैसे कहते हैं ना हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी क्या होता था, जब ये अकबर बीरबल क्या करते थे, हाजिर जवाबी, वो प्रश्न पूछे वो तुरंत उत्तर दिए, यानी ऑन द स्पॉट। हम क्या बोलते हैं, बोलते नहीं ऑन द स्पॉट, तो वही है स्पॉट, तुरंत हाजिर जब बाज़ार। तो यानी कि उसमें तुरंत भौतिक की सुपुर्दगी होनी है, पैसे का लेन देन तुरंत हो जाता है। ठीक है, जबकि वायदा और भावी सट्टा बाजार में लेन देन भविष्य की तारीख के लिए तय किए जाते हैं। ये हमारा वायदा है, ये हमारा ऑप्शंस है, ये हमारा सट्टा यानी फ्यूचर्स भावी की बात है। हाजिर जवाबी जैसे एक हिंदी का शब्द मतलब उर्दू में बोला जाता था, हाजिर जवाबी, ऑन द स्पॉट। तो ये वहीं से आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये जीएस और मूल विधि के हिसाब से, और फिर हम इसमें एक मैथ का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है, विटामिन B1 को, D3 को, K1 को या विटामिन C को। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, विटामिन K1 को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। ये क्या है कि रक्त का जो थक्का जमने में सहायता प्रदान करता है और हड्डियों को स्वस्थ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, रक्त का थक्का, ये ज़्यादा हम पढ़ते हैं, रक्त का थक्का, आप सभी लोग यही पढ़ते होंगे। प्लस ये क्या करता है कि ये हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है। ठीक है, हड्डियों को ये स्वस्थ रखता है। ठीक है, और ये हरी पत्तीदार सब्जियों में आपका पाया जाता है, हरी पत्तियों में। ठीक है, जो सब्जी होती है उसमें ये पाया जाता है। तो ये 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमारे जो हमने डिस्कस किए, और हम एक मैथ का क्वेश्चन चलिए सॉल्व कर लेते हैं, और इसी छोटे छोटे वीडियो में लेकर के आऊँगा, पूरा कवर कर दूँगा जो PYQ पूछे गए हैं। एक मैथ का क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 95 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 16.8 है। कितनी है, 16.8 है। ऑप्शन इसमें मैंने नहीं दिया है। ठीक है, आप लिख लीजिए इस ऑप्शन, मैं लिख देता हूँ 95, 65, 60 या 55। ठीक है, अब मैंने ऑन द स्पॉट लिख दिया है, देखता हूँ इसमें से आता है कि नहीं आता है। तो ये आपका कितना है, औसत आयु कितनी है, 16.8 है। एक छात्र हैं, छात्र कितने हैं टोटल, 95 हैं। ठीक है, तो ये उनकी औसत आयु है। लड़कों की औसत आयु मैं यहाँ पर बॉयज़ लिख देता हूँ, बॉयज़ की औसत आयु कितनी है, 17.4 है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ साइड में लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। ये आपकी क्लास की जो है 95 छात्रों की औसत आयु 16.8 है। जो बॉयज़ हैं इनकी 16.8 है, एक तरफ मैंने बॉयज़ लिख लिया, और जो गर्ल्स हैं इनकी औसत आयु 16.4 है। लड़कों की औसत आयु 17 गलत हो गया ये, लड़कों की औसत आयु 17.4 है, तो ये हो गई 17.4। और गर्ल्स की, लड़कियों की, ये गलत लिख गया यहाँ पर, ये लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है, गर्ल्स की औसत आयु है 16.4। 16.4। आप ध्यान रखिए जब भी आप एवरेज यानी कि औसत का सवाल लगाएं, उसमें टोटल दिया है और एक की इससे ज़्यादा और एक की इससे कम, तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये टोटल क्लास की है, 95 छात्रों की है। बॉयज़ की कितनी है, 17.4। हम क्या करेंगे, 17.4 से 16.8 घटा देंगे। अगर आप घटाएंगे तो ये बचेगा 0.6। ठीक है, कितना बचेगा, 0.6 बचेगा। और 16.4 घटा देंगे 16.8 में से, तो ये बचेगा 0.4। कितना बचेगा, 0.4।
ठीक है। आगे देखें तो इसको कैसे करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, ये पॉइंट पॉइंट हट जाएंगे और 2 दूना, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 3 6, 2 और 3, यानी कि बॉयज़ का रेशियो कितना आ गया 2 और ये गर्ल्स का कितना आ गया 3। 2 3 कितना हुआ 5, इनको ऐड कर देंगे और टोटल छात्रों की संख्या कितनी है 95। ठीक है, 95। ये मेरे ऑप्शन ये बेहुदे हैं, ठीक नहीं है ये ऑप्शन। ठीक है, अभी देखते हैं कितना आंसर आता है। ये आपका क्या हो जाएगा 5, ये आपका था 5, 3 2 5, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 19। ठीक है, अब देखो बॉयज़ की अगर संख्या निकालनी है तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 38, यानी कि 19 दूना 38। अगर गर्ल्स की निकालनी हो तो 19 तिया 57, ये आपके बॉयज़ आ जाएंगे और ये कितने आ जाएंगे 57। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका 95 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बिना सोचे समझे बिल्कुल बुद्धि लगाए ऑप्शंस दे दिए थे। तो इसका सही जो आंसर आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा आपका 38। ये बॉयज़ की संख्या है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगर हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें अपने दोस्तों को। ओके, थैंक यू।